आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। वह राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है और उसका नाम है भारत सरकार कानून या भारत शासन अधिनियम 1935। और जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे पीटी हो, मेंस हो, या दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे या टीचर की तैयारी कर रहे होंगे, सभी को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का लाभ उठाएं, इस वीडियो का शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो हम न्यू मंथन क्लासेस का या राष्ट्रीय आंदोलन का एक जो पार्ट है अधिनियम, उसी में आपको देखना है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में 1861 का अधिनियम पढ़ना है, 92 पढ़ना है, 1909 पढ़ना है, 1919 पढ़ना है, 1935 पढ़ना है। तो हम लोग देख रहे हैं आज 1935 देख रहे हैं। तो 1935 का भारत सरकार कानून 1935 आप लोग पढ़े होइएगा। भारत सरकार कानून 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935, इस तरह से ये नाम है। और आपसे यह पूछ सकता है कि 1935 में किस नाम से संवैधानिक सुधार किया गया था। तो आपको यदि ऑप्शन रहे भारत शासन अधिनियम, वह भी सही है, या भारत सरकार कानून 1935, वह भी सही है, तो ऑप्शन देखेंगे उसके अनुसार से आप आंसर को चूज कीजिएगा। तो भारत सरकार जो कानून है यह अंतिम सुधार कानून है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। मतलब इसका इम्पोर्टेंस देखिएगा, इसके बारे में जान लीजिए। यह अंतिम सुधार कानून था, यह अंतिम सुधार कानून था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार कोई भी सुधार से संबंधित कानून नहीं ला पाया था और यह बहुत बड़ा आपका सुधार कानून था। आप यह भी देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है उस पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। मतलब भारतीय संविधान पर भी इसका प्रभाव हम लोग देखते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी संवैधानिक सुधार किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें सबसे लंबा भी था और जटिल भी था। इसमें यदि आप देखेंगे तो आप भाग देखेंगे तो भाग इसमें 14 है, धारा 321 है, और जो अनुसूची है, अनुसूची 10 है आपका, अनुसूची 10 है। इसी तरह से आप देखिएगा कि किस तरह से आप भारतीय संविधान के बारे में आप जानते हैं, पढ़े होंगे आप, कि भारतीय संविधान में भाग 22 है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में आप देखिएगा तो भाग 22 अनुसूची 400 से अधिक है और अनुच्छेद 450 से अधिक है, 450 से अधिक है, और जो अनुसूची है वह 12 है, 12 है आपका। तो यह भी आप जान रहे होंगे कि भारत सरकार कानून का प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है, उससे लिया गया है। तो इस तरह से इस भारत सरकार कानून में भाग 14 था, धारा 321 था और अनुसूची 10 थी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो भारत सरकार कानून है उस पर किस किस रिपोर्ट का प्रभाव था। तो उसमें देखेंगे आप तो साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट का प्रभाव देखा जाता है, गोलमेज सम्मेलन में जो वार्ताएं हुई, संवाद हुए, उसका प्रभाव देखा जाता है। फिर आपका श्वेत पत्र आपका है, ब्रिटिश सरकार का जो श्वेत पत्र है उसका प्रभाव है। फिर आपका संयुक्त प्रवर समिति का रिपोर्ट है, उसका है संयुक्त प्रवर समिति का रिपोर्ट। 5वां आपका है लोथिया रिपोर्ट।
में चुनाव संबंधी इसमें प्रावधान लोथिया रिपोर्ट का भी प्रभाव है। इस तरह से जो भारत सरकार कानून 1935 बनाया गया, इन सभी रिपोर्टों का इस पर प्रभाव देखा जाता है। आप यह भी देखेंगे कि अब साइमन कमीशन के बारे में आप समझें। जो साइमन कमीशन का गठन आप जानते होंगे कि 1927 में हुआ था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था था कि 10 साल के बाद फिर संवैधानिक सुधार की जांच के लिए एक आयोग का गठन की जाएगी। तो उसी के तहत 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। प्रथम बार साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया, फिर 1929 में, और जो रिपोर्ट दिया था वह 1930 में दिया था। तो यहाँ से भी आपको जो जनरल एग्जाम है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक के माध्यम से आप रिकॉल कर सकते हैं। फिर आप गोलमेज सम्मेलन के बारे में आप जानते होंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में, 1930, 1931 और 1932। और जो कांग्रेस है वह दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, उसमें हिस्सा लेती है। उसका प्रतिनिधित्व गांधी जी किए थे, ये आप जानते होंगे। और एक सिर्फ बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर जी ही एकमात्र नेता थे जो तीनों सम्मेलन में हिस्सा ले पाए थे। तीसरा जो प्रभाव पड़ा था अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र है, व्हाइट पेपर है, उसका प्रभाव था। फिर संयुक्त प्रवर समिति का था और लोथिया रिपोर्ट जिसमें चुनाव संबंधी प्रावधान किया गया था। तो इस तरह से हम लोग मतलब किस रिपोर्ट का इस पर प्रभाव पड़ा वो देखें हम लोग। अब देखते हैं कि 1935 है भारत सरकार कानून या भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्र के संबंध में। तो केंद्र में आपका जो वायसराय या गवर्नर जनरल था उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी, किए जाने का प्रावधान किया गया था। तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा वायसराय की नियुक्ति की जाएगी, तो वह उत्तरदायी भी किसके प्रति रहेगा, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी रहेगा। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो भी विधानमंडल का व्यवस्था किया गया था उसके प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उसको नियुक्त कर रही थी, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति ही उत्तरदायी रहेगा। यहाँ के जो व्यवस्था इस 1935 के एक्ट के तहत की जा रही थी विधानमंडल के प्रति, वह उत्तरदायी नहीं रहेगा, यह स्वाभाविक था। यह फिर आपका केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। आप यह जानते हैं कि 1919 के जो एक्ट है उसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, अर्थात प्रांतीय विषय को आरक्षित और हस्तांतरित विषय में तोड़ दिया गया था। तो यहाँ भी जो द्वैध शासन था, इस बार 1935 के 1935 के एक्ट के तहत जो द्वैध शासन है उसमें केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। 1935 के भारत सरकार कानून के तहत जो आरक्षित विषय थे उस पर वायसराय तथा उसके कार्यकारिणी जो परिषद थे वह उस विभाग को देखता। जो हस्तांतरित विषय था वह जो निर्वाचित प्रतिनिधि में से मंत्री बनते वह उस हस्तांतरित विषय को देखता। फिर आपका जो आरक्षित विषय था, जो प्रमुख विभाग था, रक्षा था, धार्मिक मामला था, विदेश मामला था, वित्त था, ये सारा जो विषय था वो आरक्षित कर दिया गया था। अर्थात जो यहाँ के शासन के लिए जो प्रमुख विभाग था वो सभी आरक्षित था। तो आपको यहाँ से यह पूछ सकता है कि कौन कौन सा जो विभाग था आरक्षित किया गया था। तो रक्षा, विदेश, वित्त, धर्म, ये सब इसको आरक्षित कर दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि संघीय ढांचा में क्या परिवर्तन किया गया था।
संघीय ढांचा में आप देखेंगे कि प्रथम बार एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी। इस अखिल भारतीय संघ में जो ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र था उसका प्रतिनिधि और देसी रियासत, अर्थात हमारे जो ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत के बारे में जानते हैं कि 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 चीफ कमिश्नरी का क्षेत्र था। तो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी का जो क्षेत्र के प्रतिनिधि होते वह निर्वाचित होते और देसी रियासत के जो प्रतिनिधि होते, रिप्रेजेंटेटिव होते, वह आपका मनोनीत होते, नॉमिनेटेड होते। वो इस तरह के संघ की व्यवस्था की गई और इस संघ में जो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि है और चीफ कमिश्नरी के जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसको शामिल होना अनिवार्य था, एसेंशियल था। लेकिन देसी रियासत के जो प्रतिनिधि है उसको शामिल होना, देसी रियासत को शामिल होना, यह एसेंशियल नहीं था, वो उसके स्वेच्छा पर था। फिर जो देसी रियासत के जो प्रतिनिधि थे, तो पहला तो जान गए कि जो देसी रियासत के प्रतिनिधि को मनोनीत किया जाता और संघ का निर्माण तभी होता, अर्थात संघ का निर्माण तभी होता जब मिनिमम 50% जो प्रतिनिधि है देसी रियासत के, मतलब देसी रियासत के 50% प्रतिनिधि या तो इसमें शामिल होता संघ में, या 50% की जनसंख्या वाला प्रतिनिधि इसमें शामिल होता। 50% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला प्रतिनिधि शामिल होता, तभी यह संघ अस्तित्व में आता, यही संघ का निर्माण होता या फॉर्मेशन होता। जबकि इस तरह से कभी नहीं हुआ। इसलिए ये संघ, अखिल भारतीय संघ का जो प्रावधान किया गया था, कभी भी ब्रिटिश शासनकाल में अपने अस्तित्व में नहीं आ पाया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अब जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, उसके संबंध में क्या व्यवस्था किया गया था। तो विधायिका में यहाँ पर किया गया, लेजिस्लेटिव में, कि 2 सदन थे, एक संघीय विधानसभा या केंद्रीय विधानसभा, दूसरा था राज्य परिषद था, और ये केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन था, लोअर हाउस था, और राज्य परिषद उच्च सदन था। इसमें भी केंद्रीय विधानसभा में टोटल जो सदस्य होते 375 होते, और उच्च सदन में, राज्य परिषद में, काउंसिल ऑफ स्टेट में आपका 260 260। इस 375 में 375 में देसी रियासत से 125 प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते, और उच्च सदन में, काउंसिल ऑफ स्टेट में, इसमें आपका 104 सदस्य इसमें शामिल होते, अर्थात 104 सदस्य देसी रियासत के होते। अब आपको इसमें देखना है कि यदि पूछना होगा, ये जो आप देख रहे हैं, तब विधायिका के संबंध में, तो केंद्रीय विधानसभा को उस निम्न सदन कहा जाता है, राज्य परिषद को निम्न सदन, केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन, और राज्य परिषद को, काउंसिल ऑफ स्टेट को उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है।
इस तरह से छोटा छोटा चीज़ है, आप लोग याद करके रखिएगा। सबसे बड़ी बात है जो मताधिकार का जो वोटिंग पावर था, ब्रिटिश भारत के सिर्फ 14% जनता को ही प्राप्त था आपका। तो इस तरह से जो वोट देने वाला जो मतदाता था, वोटर्स था, उसकी संख्या बहुत कम थी आपका। फिर अब आगे हम लोग देखते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो प्रांतीय प्रशासन में पहला है गवर्नर के संबंध में। तो गवर्नर जिस तरह से वायसराय था या गवर्नर जनरल था, उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती थी, उसी तरह से प्रांत में एक गवर्नर था और गवर्नर की नियुक्ति भी ब्रिटिश सरकार करती थी। और स्वाभाविक है कि गवर्नर की नियुक्ति जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जा रही है तो वह रिस्पॉन्सिबल भी किसके प्रति रहेगा, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इस काल में जो चेंज किया गया था प्रांतों के बारे में, कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई थी, अर्थात फुल ऑटोनोमस कर दिया गया था। उस समय में 1919 के एक्ट में जिस तरह से प्रांतों पर द्वैध शासन लागू किया गया था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन था, ड्यूअल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो समाप्त कर दिया गया और फुल ऑटोनोमस बना दिया गया था प्रांतों को। यह देखिए, आपको यहाँ से क्या पूछेगा कि 1935 के जैसे बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है यह, कि 1919 के अधिनियम में प्रांत के संबंध में क्या प्रावधान किया गया, क्या प्रोविज़न किया गया, तो उसमें द्वैध शासन लागू किया गया था। उसी तरह से आपको 1935 के अधिनियम में यदि पूछना चाहेगा तो प्रांतों में क्या प्रोविज़न किया गया, क्या व्यवस्था किया गया, तो 1935 में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्त बना दिया गया, फुल ऑटोनोमस बना दिया गया। यह याद करके रखिएगा। 1919 के तुलना में प्रांतों को अधिक अधिकार दे दिया गया और जो मंत्री बनते उसमें मंत्री को भी अधिक अधिकार था और मंत्री प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरा, 1919 के एक्ट के तुलना में 1935 के एक्ट में मंत्री को अधिक अधिकार देने से वह प्रांतीय प्रशासन के हर एक विभाग पर उसका नियंत्रण बढ़ गया। फिर मंत्रियों को कानूनी संबंधी विशेष अधिकार दिए गए, कानून बनाने का अधिकार दिए गए। फिर मंत्रियों को नागरिक प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ा। साथ ही साथ प्रांत में भी आप देखेंगे कि प्रांतों की जो जहाँ जहाँ प्रांत था उसके आकार में वृद्धि कर दी गई। मतलब अलग अलग प्रांतों में उसके जो प्रतिनिधि थे, सदस्यों की संख्या थी, उसमें वृद्धि की गई। साथ साथ कुछ ऐसे प्रांत थे जिसमें 2 सदन थे, जैसे बम्बई हो गया आपका, फिर आपका मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया। अर्थात 5 ऐसे प्रांत थे जिसमें 2 सदन था आपका। 1935 के अधिनियम में भी 5 प्रांतों में 2 सदनीय व्यवस्था था, अर्थात बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल। ये याद करके रखिएगा। तो इस तरह से 1935 के अधिनियम के तहत प्रांत अधिक पावरफुल हो गया। प्रांत में जो मंत्री थे वो अधिक पावरफुल हो गया, अधिक पावर से लैस हो गया। जो इसके बाद जो अन्य प्रावधान इसमें किए गए थे उसमें एक संघीय न्यायालय का गठन करने की बात कही गई और इस तरह से 1 अक्टूबर को आपका एक नया 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय का गठन भी किया गया। बर्मा को भारत से 1935 में अलग कर दिया गया। फिर इसी में एक RBI की गठन की बात कही गई थी। तो ये सब इसमें
अन्य प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ जो विषय थे उसको 3 सूचियों में बांट दी गई थी। संघ सूची में 59 विषय था, 59 विषय था। प्रांतीय सूची में 54 था और संवर्धित सूची में 36 था। तो ये सब अन्य प्रावधान है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके प्रभाव में आप देखेंगे तो पहला तो प्रभाव क्या है कि इस जो संघीय संबंधी प्रावधान किया गया था अखिल भारतीय संघ का, वह कभी भी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि वह तभी आता जब उसमें देसी रियासत शामिल होता। और देसी रियासत में भी कितना देसी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होते? 50% या 50% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले देसी रियासत शामिल होता, तब यह अस्तित्व में आता। तब इसका फॉर्मेशन होता। तो इसलिए अखिल भारतीय संघ का स्वरूप या अखिल भारतीय संघ का गठन कभी भी नहीं हो पाया। दूसरा, प्रांत संबंधी प्रावधान लागू हुआ और इसी के तहत 1937 में 1946 में चुनाव हुआ आपका। लेकिन 1935 के अधिनियम को भी कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार किया गया और इससे निंदा की गई। तो इस तरह से आप 1935 के अधिनियम से संबंधित जो वीडियो है उसको आप देखें। यदि आप बीपीएससी के प्री देने जा रहे हैं या मेंस देंगे, या जिनको बीपीएससी टीआरई 4.0 देना है या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो से आप लाभ उठाएं। फिर हम मिलेंगे अगला वीडियो में एक नया एक्ट लेकर के, एक नया वीडियो लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के। इसी के साथ धन्यवाद।